जय हिंद मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है, डेरिवेशन क्या है। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। इस चीज को करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी उसकी दिशा क्या होती है, और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी उसकी दिशा क्या है। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले अब ये चीज जान लेते हैं। ये है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। प्लस माइनस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण वाले आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव जो आया था, मान लो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे स्थित एक बिंदु P है। ये एक स्थित बिंदु क्या है, P है। माइनस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश है, एक बिंदु P है। माइनस आवेश और प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी, एक चीज पहले हम समझते हैं। माइनस क्यों आवेश के कारण ये केंद्र हो गया O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L ली गई थी। केंद्र O से बिंदु P के बीच की जो दूरी थी वो स्मॉल r थी। क्या थी, केंद्र O से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r ली गई थी, और यहाँ से यहाँ तक के स्मॉल l, यहाँ से यहाँ तक के स्मॉल l थी। तो माइनस क्यों आवेश के कारण अगर बिंदु P की दूरी लिखी जाए तो r प्लस l होती थी, यही आई थी। अगर प्लस क्यों आवेश के कारण P पर P तक के दूरी लिखी जाए तो r माइनस l आई थी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कैपिटल के क्यू अपान में आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर आया था। क्या आया था, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला था कैपिटल के क्यू अपान आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर आया था। अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि नीचे जितनी छोटी नंबर होगी, मान उतना ही ज्यादा बड़ा आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पे आर में से एल घट रहा है, घटाओगे फिर उसका वर्ग करोगे, फिर भाग करोगे, क्योंकि ऊपर वाले दोनों सेम है। फिर ऊपर वाले जब दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या होगे, घट करके कोई नंबर आएगी, मतलब छोटी नंबर आएगी, छोटे नंबर से भाग करोगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बड़ी मिलेगी। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, ज्यादा होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो क्या होगी, बिंदु P से आवेश की तरफ होगी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण जो होगी वो किधर होगी, आवेश की तरफ होगी। और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इस वाले आवेश से बिंदु P, मतलब इस वाले आवेश से दूर, इस वाले आवेश से दूर मतलब कुछ ऐसे, प्लस क्यों आवेश के कारण और ये माइनस क्यों आवेश के कारण। एक चीज और है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी जो दिशा होती है, मतलब कैपिटल P की जो दिशा होती है, कैपिटल P की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। अर्थात वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किधर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या है, माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती। तो यहाँ पे जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इनमें से जो ज्यादा होगी उसकी दिशा जिधर होगी उधर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिया जाता है। तो इसमें से वैद्युत क्षेत्र का जो मान ज्यादा आया हुआ है वो इसका है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो ज्यादा आएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण कम होगी। अर्थात इस वाले की जो दिशा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है बाहर की तरफ है। अर्थात नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो अच्छी स्थिति में क्या होती है, अच्छी स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है उसी की दिशा में होती है। मतलब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये जा रही है, और नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो जो आई हुई है नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी उसकी दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों की सेम होगी। किस वाले स्थिति में, अच्छी स्थिति में। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गया होगा कि अच्छी स्थिति में जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर जा रहा है, माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस आवेश की तरफ, और नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो भी क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में।
अब मैं इसके आगे समझ लेता हूँ कि अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो नेट निकली थी उसकी दिशा क्या होती है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लो, ये माइनस क्यों आवेश है, एक प्लस क्यों आवेश है। निरक्ष का मतलब होता है उसके केंद्र से एक लंबवत रेखा 90 डिग्री पर एक बिंदु ले लो P, जो स्मॉल r दूरी पर स्थित है, फिर उसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो इस वाले बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले निकालते हैं, इसकी दिशा किधर है ये चेक चेक करते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले हम देख लेते हैं कि माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर दिशा की बात की जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, निरक्ष स्थिति में अर्थात निरक्ष की स्थिति में या फिर निरक्षीय स्थिति में या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में, इसको तीन बोलते हैं, निरक्ष, निरक्षीय और अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो इधर है। मतलब कैपिटल P की जो दिशा है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, इस साइड में है, इधर जा रही है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश की तरफ होगी, मतलब इस दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण। और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आवेश से दूर होती है, मतलब इस साइड में ऐसे होगी। तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर। जब इसका हमने वियोजन किया था तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो इधर आई थी ई, एक आई थी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एक आई थी ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई नेट वो इधर है। तो अब हम समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा किधर होती है। तो यहाँ पे देखो, जो नेट वैद्युत क्षेत्र सॉरी यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या है, इस साइड में ऐसे जा रही है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यू है, ऐसे इधर जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है और नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से लंबवत उसके विपरीत दिशा में है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है तो नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इसके लंबवत है और उसके विपरीत दिशा में ऐसे है, निरक्ष की स्थिति में अर्थात निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा, विपरीत होती है नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा। आशा करता हूँ ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई हैं तो इसके बाद जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को ये दो चीजें समझ में नहीं आई हैं तो उसको बार बार रिपीट करके देखे, तो वीडियो को पॉज करके देखे तो वो समझ जाएगा, तब इस वीडियो को खूब अच्छे से समझ में उसको आ जाएगा। ये चीज खूब अच्छे से इसको समझ में आ जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमारा काम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाना। तो ये हो गया माइनस क्यू आवेश और ये हो गया प्लस क्यू आवेश। ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये कह रहे हैं किसी भी बिंदु पर, तो एक बिंदु ले लिया हमने P, ये रहा एक बिंदु P जो वैद्युत द्विध्रुव से जो वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। एक बिंदु है P और जो वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा है। ये बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है और वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा है। अब हम सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम लिख लो AB। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस AB वैद्युत द्विध्रुव जो है इसके अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखी जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो P की दिशा होगी वो वेक्टर P की जो दिशा होगी वो A से B की ओर है। किधर है, A से B की ओर। A से B की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। ए से बी की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, कैपिटल P की दिशा है। अब हम क्या करते हैं, ये कैपिटल P की दिशा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम इसमें क्या करेंगे, वियोजन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ये है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो ये है। इसका जब वियोजन करेंगे तो देखो क्या होगा, मतलब इस वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो घटक होगा, ये मान लो ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा।
इसको हम मिटा करके थोड़ा नीचे लिखते हैं। ये हो गया P और P की दिशा इधर। इसका जब वियोजन करोगे P का वियोजन, तो थीटा की तरफ, जो थीटा की तरफ है इसका वियोजन करना है। तो थीटा की जो तरफ होगा वो क्या होगा, थीटा के तरफ वाला, ये P है, इसका वियोजन करोगे थीटा की तरफ वाला क्या हो जाएगा, P cos थीटा होगा। और थीटा के जो विपरीत लंबवत, इस वाले घटक के लंबवत, मतलब इसके लंबवत जो है कुछ ऐसे, ये वाला जो होगा थीटा के विपरीत वाला P sin थीटा होगा। कितना होगा, P sin थीटा। फिर से समझो, इस चीज को फिर से समझाते हैं। ये क्या है, एक वेक्टर P है। इस वेक्टर P का जब वियोजन करेंगे तो थीटा के तरफ वाला, ये थीटा है, थीटा के तरफ वाला P cos थीटा होगा और थीटा के विपरीत P sin थीटा होगा। ये थीटा हो गया, थीटा के तरफ वाला P cos थीटा और थीटा के विपरीत वाला P sin थीटा। अब एक चीज समझो, जिस बिंदु पर, मतलब इस वाले बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका क्षैतिज घटक मतलब P cos थीटा, तो इस वाले बिंदु और इस वाले, मतलब इस वाली रेखा के बिल्कुल रेखा पर आ रहा है, मतलब P cos थीटा जो है इस वाले बिंदु के लिए अच्छी स्थिति की तरह कार्य करेगा। P cos थीटा इस वाले बिंदु पर, क्योंकि ये इसी रेखा पर आ गया है, इसलिए P cos थीटा घटक P का जो घटक है P cos थीटा वो इस वाले बिंदु पर अच्छी स्थिति की तरह कार्य करेगा। और जो P sin थीटा है, ये P sin थीटा है, ये वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत है, मतलब ये क्या है, इसके लंबवत है। तो बिंदु P के लिए ये वाला जो है P sin थीटा, ये निरक्षीय स्थिति के लिए घटक, निरक्षीय स्थिति के लिए कार्य करेगा। ये किसके लिए कार्य करेगा, निरक्षीय स्थिति के लिए। ये जो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये निकल के फार्मूला आया था अच्छी स्थिति के लिए, जो नेट फार्मूला आया था वैद्युत द्विध्रुव का, वो निकल के आया था 2P/1/4πε0 था इंटू 2P/r³ ये था। तो यहाँ पे P क्या लिखा जाएगा, और फिर निरक्षीय स्थिति में जो नेट फार्मूला आया था निकल करके 1/4πε0 इंटू P/r³। ये फार्मूला निरक्षीय स्थिति के लिए आया था, किसके लिए आया था, निरक्ष के लिए। ये निरक्ष के लिए था और ये अक्ष के लिए था। किसके लिए था, अक्ष के लिए। अक्ष के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नेट फार्मूला आया था 1/4πε0 2P/r³। और यहाँ पे क्या आया था, ई नेट निरक्ष के लिए 1/4πε0 P/r³ जो था वो निरक्षीय स्थिति के लिए नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया था। तो फिर से यहाँ पे समझो कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका अच्छी क्षैतिज घटक जो है P cos थीटा बिंदु P की रेखा पर है, इसलिए ये P cos थीटा जो है अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव का कार्य करेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कार्य करेगा P cos थीटा। और जो P sin थीटा है, मतलब P sin थीटा है या इसके लंबवत घटक है, क्या है, या इसके लंबवत घटक है, या फिर इसको बोल सकते हो ये जो है ऐसे, ये इसका घटक हो गया क्षैतिज वाला, और इसके लंबवत जस्ट ऐसे, ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P sin थीटा जो इसके लंबवत है। ये हो जाएगा तुम्हारा P sin थीटा और ये हो जाएगा P cos थीटा। ठीक है, ये चीज ऐसे हो जाएगा। तो अब तुमको क्या है, जो इसका नेट होगा, जो इस वाले दो वेक्टरों का परिणामी होगा, वही क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा। तो इसका परिणामी कैसे निकाला जाएगा, तो हमने इसका परिणामी अगर कक्षा 11 में एक चैप्टर था वेक्टर, उसमें पढ़ाया होगा कि दो वेक्टर अगर लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी जो होता है उसके किसी एक विकर्ण, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ाया गया होगा, वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम। तो वहाँ पे क्या होता था, उनका परिणामी जो होता है किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण से होकर गुजरता है, जो दोनों वेक्टर एक शीर्ष पर मिल रहे हो, मतलब दोनों वेक्टर एक शीर्ष पर यहाँ पे मिल रहे हैं और इसमें से परिणामी इसका, इसके शीर्ष से परिणामी जो है निकल के ऐसे जाएगा। तो इसका परिणामी कुछ ऐसा था, उसका फार्मूला क्या आया था, उसका फार्मूला परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र था
तो यहाँ पे लिख देते हैं ई नेट बराबर, वहाँ पे जो परिणामी होगा वो लिखा जाएगा ई नेट। इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी हिंदी थोड़ा लिखवा देते हैं, तब मैं आप लोगों को इसके प्रूफ को करवाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है मिलकर बना है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण एवं स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। की तीव्रता ज्ञात करनी है इतनी चीजें लिखने के बाद हम लिखेंगे बिंदु P पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा कि अक्ष पर है, अक्ष पर आया क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी की जगह पे लिखा जाएगा पी कॉस थीटा। अक्ष के लिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव कोण कौन है, पी कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा पी कॉस थीटा बटे में आर क्यूब, दूरी क्या है आर क्यूब। और इसी प्रकार से बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष के लिए क्या हो जाएगा, ई निरक्ष के लिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा पी साइन थीटा बटे आर क्यूब। इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे हम आगे समझते हैं। अब इसके आगे हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर अंडर रूट अक्ष वाले वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखने से पहले बिंदु P पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिख लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में मान रखना है तो थोड़ा सरल भाषा में समझने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई इंटू ए। अक्ष पर ई और ए से लिखते हैं, निरक्ष पर किससे लिख लेते हैं, निरक्ष पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यहाँ पे इसको ई ए से लिख लेते हैं। ये क्या है ई ए है और ये ई स्मॉल ई है, ठीक है, स्मॉल ई। तो इसको लिख लेते हैं ई ए से। फार्मूला कुछ ई ए का स्क्वायर प्लस ई स्मॉल ई का स्क्वायर प्लस 2
ई ए इंटू ई स्मॉल ई कॉस थीटा। फार्मूला उसमें आर बराबर आता था स्मॉल आर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं फिर बता मिटा देंगे। यहाँ पे स्मॉल आर बराबर वहाँ पे कैपिटल आर बराबर निकल के आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा। यदि दो वेक्टर ए और बी हैं उनका परिणामी जो है जो आर है वो निकल के आया था। फार्मूला आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा जो होता था दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता था। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को मैंने यहाँ रखा है। ए की जगह पे ई ए मान लो और बी की जगह पे ई इंटू स्मॉल ई मान लो। कॉस थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण जो क्या है 90 डिग्री है। बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसमें ये जो फार्मूला है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने के लिए अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई इंटू स्मॉल ई का स्क्वायर प्लस 2 ए ई इंटू ई कॉस थीटा। ई इंटू ए ये इसके बराबर है, तो ई ए कॉस थीटा अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ई इंटू ई निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला है। इन दोनों के मान उठा करके यहाँ पे रख दो। इस वाले में मान जब रखोगे तो मान निकल के आएगा। इस चीज को आगे हम मिटा देते हैं। अब हम ई ए का मान यहाँ पे रखते हैं। ई ए का मान जब यहाँ पे रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा अपान आर क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ई इंटू स्मॉल ई का मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटे आर क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा पी साइन थीटा बटे में आर क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस अगला है, अगला स्टेप है 2 इंटू ई ए कॉस थीटा। 2 इंटू ई ए कॉस थीटा इंटू ई, थीटा का मान रखोगे। थीटा यहाँ पे थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। ये अपने आप में क्या है, क्षैतिज वेक्टर है, ये लंबवत वेक्टर है। इसके इसके बीच में कोण कितना बनना है, इसके इसके बीच में जो कोण बनना है वो 90 डिग्री बनना है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। और cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसलिए cos थीटा जो है 0 जब रखोगे cos 90 का मान 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये इसका मान ही पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, केवल इतना, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा और इसमें 0 जोड़ोगे तो उसका मतलब क्या है, जितना ये चीज़ है वही बचेगी। तो कहने का तब ये 0 हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट ये हट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा बटे आर क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बटे आर क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे हम इस चीज़ को आगे हल करते हैं। इसके आगे हम ऊपर वाले को इसको मिटा करके ऊपर इस चीज़ को हल करते हैं। हल करने पर इसको क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पे आएगा ई नेट, मतलब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, नेट मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या आएगी वो देखो यहाँ पे। यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब, दोनों क्या है, सेम है। ये और ये दो बार है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। ये होल ऑफ स्क्वायर है, ये भी होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब, ये होल ऑफ स्क्वायर था इसलिए ये क्या है, रूट के बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया, पी बटे आर क्यूब बाहर आ गया, तो बचा कौन, 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा का जब वर्क करोगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 2 इंटू कॉस थीटा का वर्क करोगे तो बचेगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया है, पी बटे आर क्यूब, पी बटे आर क्यूब भी बाहर आ गया, तो बचा कौन है, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब, क्या हो गया। अंडर रूट में देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इतना लिख सकते हो तो आगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले को क्या कर लो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक पास कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। अंडर रूट ये और ये आपस में मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। एक बार इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब एक पास किया गया तो इसका मान हो जाएगा 1 और बचेगा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना बचेगा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर क्यूब और अंडर रूट इसका मान हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये फार्मूला आ गया ई नेट मतलब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का कुल फार्मूला है, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ये लास्ट में फार्मूला आ गया है। और इसी वाले बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही क्या कहते हैं सामान्य बिंदु भी कहा जाता है। सामान्य बिंदु आर कामा थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर कामा थीटा। आर क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव से दूरी होती है और थीटा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव से कोण। मतलब स्मॉल आर दूरी जो है बिंदु पी से मतलब वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है तथा वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर थीटा कोण पर। अगर इस बिंदु पी इस दूरी को बदलते जाओ तो बिंदु पी क्या करेगा, अगर दूरी आर का मान ज्यादा लोगे तो बिंदु पी जो होगा वो वैद्युत द्विध्रुव से ज्यादा दूर स्थित होगा। आर का मान कम कर दोगे तो वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु पी की दूरी कम हो जाएगी और थीटा को बदलने पर मतलब थीटा क्या कर दो 0 कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा अच्छी स्थिति मिल जाएगी। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे cos 0 रखोगे 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे तो कौन सी मिल जाएगी अच्छी स्थिति में अर्थात 2p/r³ आ जाएगा। तो थीटा को बदलने पर क्या होगा, थीटा पे बदलने पर हमको ये बिंदु जो है 360 डिग्री पर घूम सकता है। क्या हो सकता है 360 डिग्री पर घूम सकता है। थीटा को बदलते जाओ तो क्या मिलेगा बिंदु पी की स्थिति बदलती जाएगी। इसलिए इस बिंदु को कहा जाता है सामान्य बिंदु आर कामा थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। क्योंकि आर बदलोगे आर अगर कम कर दिया तो वैद्युत द्विध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी बिंदु पी की कम, आर बढ़ा दोगे बिंदु पी की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसको सामान्य बिंदु आर कामा थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन कहा जाता है। मतलब किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।